आसपास जगह पूरी तरह से खाली थी और आसपास कोई निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि घटना काफी समय पहले की थी। उग्र जादूगरनी आइस पॉइजन के कारण होश खो बैठी होगी और जब वो पहुंचा तो वो जाग गई। इस तरह उसने लोगों के एक निर्दोष समूह पर अपना गुस्सा उतारा। आदर्श ने लगभग एक दिन फायर क्लाउड वुड्स में बिताया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वो चला जाएगा तो कोई अग्नि आपदा फल चुरा लेगा और उग्र जादूगरनी को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। बर्फीला स्पाइक उसके मांस में गहराई तक घुस गया था। अगर स्पाइक को बाहर निकाला गया तो उग्र जादूगरनी की जान खतरे में पड़ सकती थी। आदर्श श्योर नहीं था कि कैसे वो खुद को बचाने के लिए पॉइजन को फैलने से रोकने में कामयाब रही थी। जिस व्यक्ति ने अग्नि आपदा फल चुराया था वो उग्र जादूगरनी से परिचित रहा होगा और उसने स्पेशली उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इक्विपमेंट तैयार किया था। इंसानों के प्रति उग्र जादूगरनी की दया का दुरुपयोग कौन करेगा? उग्र जादूगरनी दयालु थी लेकिन वो मूर्ख बिल्कुल नहीं थे। वो व्यक्ति जो घातक स्पाइक को उसकी पीठ में घोंपने में कामयाब रहा, शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने वो अपने पहरे को कम करने के लिए तैयार थे। अब हमें क्या करना चाहिए? इशिता ने आखिरकार आदर्श की बातों पर भरोसा किया जब उसने भयानक उग्र जादूगरनी को जगह छोड़ते हुए देखा। लकीली वे अग्नि आपदा फल चोरी करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उग्र जादूगरनी सच में बहुत ही पावरफुल थी। हम क्या कर सकते हैं? हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा। देखो वो कितने गुस्से में है। मुझे यकीन है कि फायर क्लाउड वुड्स में बीस्ट अब खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आदर्श ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श राधा और दूसरों के लिए बेहद चिंतित था। वो उनके ठिकाने के बारे में अनजान था। वो उम्मीद कर रहा था कि वे गुस्सेल उग्र जादूगरनी से नहीं टकराएंगे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपने डायमेंशन में वापस आ गया है। आदर्श उग्र जादूगरनी को संभालने में बहुत ही बिजी था, इसलिए उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपने डायमेंशन में वापस आ गया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की एनर्जी खत्म हो गई थी और उसे अपनी दुनिया में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आदर्श ने तुरंत ही स्विफ्ट स्टार वुल्फ से कांटेक्ट किया और उससे ग्रुप के ठिकाने के बारे में पूछा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसने आदर्श को बताया कि टीम लोगों के दूसरे ग्रुप के साथ ग्रीन सिटी वापस जा रही थी। इसके बाद वो सो गया। ये जानते हुए कि वे सेफ थे, आदर्श ने राहत की सांस ली। हालांकि आदर्श इस बात को लेकर असमंजस में था कि वे ग्रीन सिटी वापस जाने के लिए क्यों घबरा रहे थे। इसके अलावा स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने लोगों के दूसरे ग्रुप के बारे में भी कुछ बताया था। वे कौन हो सकते थे? वे उसका इंतजार किए बिना वापस जाने की जल्दी में थे। हो सकता है ये शापित स्विफ्ट स्टार वुल्फ। वो अब क्यों सो रहा है? उसने अभी भी मुझे नहीं बताया कि क्या वे ही वही लोग थे जिन्होंने अग्नि आपदा फल चुराया था। सेंट रिवर के अंदर आर्यन का ग्रुप है अच्छी तरह से तैयार था और एक साइकिक मैजिशियन की मदद के बिना भी सेंट रिवर को सेफली पार कर सकता था। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ सावधानियां बरती थी, वरना हमें सेंट रिवर को पार करने में परेशानी होती। उग्र जादूगरनी को बर्निंग वैली से निकलने पर सेंट रिवर को पार करना होगा। सेंट रिवर का रूलर बीस्ट हमारे लिए कुछ ही समय बचा लेगा। हमें बचने के मौके का यूज करना चाहिए। सफेद कपड़े में लिपटे हुए व्यक्ति ने खुशी के साइन के साथ कहा। साधिका, तुमने अच्छा काम किया बेटी। अग्नि आपदा फल का लिक्विड तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता है और इसके बाकी अदर यूजेस भी हैं। आर्यन ने हर्षित अभिव्यक्ति के साथ ग्रुप को लीड किया। उन्होंने अग्नि आपदा फल को चुराने के उनके प्लान को इतनी स्मूथली एग्जीक्यूट होने की उम्मीद नहीं की थी। मैं साधिका ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। दूसरे ऊंट पर छुटकी काठी पर सामने बैठी थी जबकि राधा उसके पीछे बैठी थे। उन्होंने पूरे सीक्वेंस को देखा था और उन्हें अभी भी यह सपने जैसा लग रहा था। साधिका के एक्सप्लेनेशन के अनुसार उग्र जादूगरनी ने पहले साधिका की माँ को बचाया था। उसके ऊपर उसकी माँ उग्र जादूगरनी के साथ कुछ साल रही थी, इसलिए जब वे फायर क्लाउड वुड्स पहुंचे उग्र जादूगरनी के लिए उनका गर्म जोशी से वेलकम करना रीजनेबल था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उग्र जादूगरनी अग्नि आपदा फल की गार्जियन थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साधिका की माँ साधिका से उग्र जादूगरनी पर चुपके से हमला करने के लिए कहेगी। राधिका और छुटकी को इस कृतघ्न कृत्य से सहमत होना कठिन लगा। हालांकि शायद साधिका की माँ का चेहरा झुलसने के बाद उसका व्यक्तित्व भी बदल गया था। उसने एक नए जीवन का मौका पाने के लिए इस फैक्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि उग्र जादूगरनी ने उसकी जान बचाई थी और उसने ही उग्र जादूगरनी के लिए एक जाल बिछाने का प्लान भी बनाया था। छुटकी, तुम्हें क्या लगता है? राधा ने फुसफुसाते हुए पूछा। कुछ अजीब लगता है। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ इतना सरल है जितना लगता है।
हालांकि उग्र जादूगरनी हमारा शिकार करने की कोशिश कर रही है, हमें पहले ये प्लेस छोड़ना होगा, छुटकी ने जवाब देते हुए कहा। राधा ने सिर हिलाया। ग्रुप भागता रहा। आर्यन और साधिका की मां मंदाकिनी ने जब फाइनली सेंट रिवर को पार कर लिया, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। नॉर्थ बर्निंग वैली में उग्र जादूगरनी का विरोध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वो बेजोड़ ताकत के साथ उस जगह की शासक थी। हालांकि सेंट रिवर को पार करने के बाद चीजें अलग थी। सेंट रिवर किसी अननोन रीजन से बेचैन हो गई थी। इस तरह उग्र जादूगरनी को यह विचार करना होगा कि क्या वो गंभीर रूप से घायल होने पर सेंट रिवर के बोन ड्रैगन के खिलाफ एक मौका खड़ा कर पाएगी। उग्र जादूगरनी की प्रेजेंस बल्कि आउटस्टैंडिंग थी। एक बार जब वो सेंट रिवर के करीब आती तो वो सेंट रिवर के शासक बोन ड्रैगन को जगाती, जिससे ग्रुप को जादू नगरी लौटने के लिए काफी समय मिल जाता। ग्रीन सिटी पहुंचने के बाद आर्यन को पता था कि अब और रुकना ना समझी है। वो तुरंत ही अपने पर्सनल जेट में सवार हो गया, जिसे उसने जगह छोड़ने के लिए लंबे समय से तैयार किया था। फ्लाइट पाथ सेफ जोन के अंदर था। आमतौर पर ज्यादातर फ्लाइट पाथ डीमन बीस्ट के एरिया से बचते थे और फ्लाइट कंपनियां फ्लाइट पाथ्स के साथ संभावित खतरे को खत्म करने के लिए पावरफुल मैजिशियंस को किराए पर रखती थी। इसलिए जब प्लेन्स डीमन बीस्ट के एरियाज को पार कर रहे होते थे, तब भी प्लेन तब तक सेफ रहता था जब तक कि वो एक सर्टेन हाइट बनाए रखता था और प्लेन्स के इंजन की एनर्जी को छुपाता था। अग्नि आपदा फल की गंध के माध्यम से उग्र जादूगरनी को उनके ठिकाने पर नजर रखने से रोकने के लिए आर्यन और मंदाकिनी ने जानबूझकर दक्षिण की ओर उड़ान भरी और जादू नगरी वापस जाने से पहले थोड़ी देर के लिए दूसरे शहर में रुक गए। हालांकि उग्र जादूगरनी उड़ने में सक्षम थी, लेकिन उसे रास्ते में कई दूसरे डीमन बीस्ट के एरियाज को पार करना होगा। उन एरियाज के रूलर से निपटना आसान नहीं था। इस तरह उसके लिए इतना आगे तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। अगर उसने सेफ जोन में प्लेन्स के समान फ्लाइट पाथ लेने का फैसला किया तो मैजिक एसोसिएशंस और फ्लाइट कंपनियों को उसकी प्रेजेंस के बारे में पता होगा और उसके बाद वे सुपर मैजिशियंस को भेजेंगे। इसलिए ग्रीन सिटी छोड़ने पर ग्रुप खुद को सेफ मान सकता था। आहन, छुटकी, राधा और समीर ने शुरू में आदर्श के लिए रुकने और इंतजार करने का प्लान बनाया था, लेकिन आर्यन ने उन्हें बातचीत के लिए कोई भी जगह नहीं दी और उन्हें अपने साथ जाने के लिए मजबूर किया। आर्यन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, इसलिए उनके लिए वापस लड़ने की कोशिश करना बेकार था। उनके पास जादू नगरी वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। सरल शब्दों में, क्योंकि पति और पत्नी ने बर्निंग वैली के शासक को भड़का दिया था, इसलिए ग्रुप में सभी को ग्रीन सिटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें जाना होगा, क्योंकि ग्रीन सिटी की आर्मी शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उग्र जादूगरनी को रोक सके। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि आहन, समीर, छुटकी और राधा ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्हें आर्यन द्वारा दक्षिण में रायजादा फैमिली के विला में नजरबंद कर दिया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो उनमें से किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी जब तक कि उन्हें यकीन न हो गया हो कि उग्र जादूगरनी ने अपना बदला लेने के लिए हार मान ली थी। पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वे केवल पेशेंटली वेट कर सकते थे। उन्हें पता चला था कि अग्नि आपदा फल को पूरी तरह से पकने के लिए कुछ और दिनों की जरूरत थी। 2 दिन बाद ग्रुप को फाइनली आदर्श के बारे में कुछ खबर मिली। उन्हें पता चला कि अपने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से यह जानने के बाद कि ग्रुप सेफ था, आदर्श भी ग्रीन सिटी लौट आया था। जैसे ही वो ग्रीन सिटी पहुंचा, उसे पता चला कि उसके दोस्तों को आर्यन के साथ जादू नगरी लौटने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह वो जल्दी से एक मिलिट्री सप्लाई प्लेन में सवार हो गया जो जादू नगरी के लिए रवाना हो रहा था। आदर्श के साथ जब वो जादू नगरी लौटा तो फीमेल कमांडर इशिता भी थी। वो अग्नि आपदा फल चोरी करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस तरह उसने जादू नगरी जाने के लिए भी आदर्श का पीछा किया। फायर पिलर हिल से ग्रीन सिटी तक का सफर कठिन रहा। लकीली इशिता के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज थी जिससे वे सेफली सेंट रिवर को पार कर गए, वरना वे अभी भी नॉर्थ बर्निंग वैली में फंसे रहे होते। प्लेन से जादू नगरी वापस जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वे एयरपोर्ट पर पहुंचे, आदर्श सीधे साउथ वेस्ट के उपनगर में चला गया। आर्यन की हवेली उस जगह के बहुत ही करीब थी जहां वो पहले रहा करता था। इस जगह का नाम कर्निया टाउन था। एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कर्निया टाउन और जादू नगरी के बीच स्थित थी। दोनों जगहों के बीच सड़क के दोनों किनारे तरह तरह की फैक्ट्रियों, गोदामों और कंपनियों से भरे पड़े थे। दूरी पर नजर डालने पर बहुत सारे अनियमित आकार की इमारतें, वर्कशॉप्स और घर दिखाई देते थे। कर्निया टाउन में फैक्ट्री वर्कर्स ही मेन रेसिडेंट्स थे, जिसके कारण वर्किंग आवर्स के दौरान टाउन सुनसान रहता था।
भले ही उस प्लेस को जादू नगरी का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन दूसरे शहरों के लिए मुख्य डिफरेंस यह था कि शहर में विशिष्ट शांतिपूर्ण वातावरण का अभाव था, क्योंकि सभी रेसिडेंट्स मशीन की तरह एक रिपीटेटिव लाइफ जीते थे। पूरे एरिया का स्वामित्व आर्यन के पास था। उसकी हवेली एक पहाड़ी की चोटी पर थी, जिसमें एक डामर सड़क थी जो घुमावदार कर्व्स में हवेली की ओर जाती थी। इसमें हरे भरे देवदार के पेड़, मेपल के पेड़, एक विशाल फव्वारा और गार्डनर्स की लगातार देखभाल के तहत गार्डन थे। आदर्श को पहले गार्निया टाउन में रहने के लिए असाइंड किया गया था। वो घर भी आर्यन की कंपनियों में से एक का था। उसे केवल इतना पता था कि यहाँ एक आलीशान हवेली थी। ये अमृत भूमि में रॉयल फैमिली के विला से थोड़ा ज्यादा राजसी था। अगर इस शहर एक छोटे से देश की तरह था तो आर्यन यहाँ का राजा था। आदर्श पहाड़ी पर चढ़ गया और जब वो विला में जा रहा था तो गश्त पर कुछ मैजिशियंस ने उसे तुरंत ही रोक दिया। आदर्श ने अपनी पहचान बताई। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद उनके सीनियर्स ने आखिरकार उन्हें उसे अंदर जाने देने की परमिशन दी। बाहर से कारों को विला में जाने की परमिशन नहीं थे। आदर्श और इशिता को केबल कार लेनी पड़ी, जिसे आमतौर पर टूरिस्ट अट्रैक्शन में देखी जाती थी। ये सवारी लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद एंट्रेंस पर पहुंची। तलहटी मैजिशियंस की गश्त के अधीन थी और पहाड़ी की चोटी पर महल की दीवारों जितने ऊंचे बैरियर्स थे। प्राइवेट विला का डिफेंस लगभग एक मिलिट्री हेडक्वार्टर के बराबर था। वे जादू नगरी के साउथ वेस्ट रीजन में थे, फिर भी उन्होंने इतने इंतजाम किए थे। मुझे तो नींद आ रही है। क्या मास्टर आर्यन का दिमाग खराब हो गया है? हमें इस जगह पर 24 घंटे पहरा देने के लिए कह रहे हैं। इस बार उन्होंने कौन सी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है? गार्ड्स में से एक ने जम्हाई लेते हुए कहा। कौन जानता है, लेकिन मैंने कैप्टन से सुना है कि उन्होंने रॉय फैमिली के लोगों को भी इनवाइट किया है। उन्होंने फेमस आइस एलिमेंट फैमिली के लोगों के साथ जगह को सेफ रखा है। जरूर यहाँ कुछ कीमती रखा होगा, एक दूसरे गार्ड ने कहा। हो सकता है कि उन्होंने शेखावत फैमिली के साथ खिलवाड़ किया हो। रॉय फैमिली और शेखावत फैमिली सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। 2 गार्डों की बातचीत जल्द ही आदर्श के कानों में पड़ गई, जिससे उसे कुछ एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि आर्यन और उसकी पत्नी उग्र जादूगरनी से बेहद डरे हुए थे, इसलिए पूरे विला को इतने टाइट सेफ्टी में रखा गया था। उन्होंने आइस एलिमेंटल रॉय फैमिली के लोगों को भी इनवाइट किया था। यह साफ था कि हजारों मील दूर भागने के बावजूद वे अभी भी टेंशन में थे। मैं आपको आपके दोस्तों के पास ले जाऊंगा, लेकिन मास्टर आर्यन ने साफ कर दिया है कि आपको भी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना होगा। आप विला में जो चाहें कर सकते हैं। हमारे पास एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, मेडिटेशन रूम्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और प्रैक्टिस कोर्सेज भी हैं। चौथे यंग मास्टर आपको गाइड करेंगे, गार्ड्स के कैप्टन जियान ने कहा। विला में कितने मैजिशियंस हैं? आदर्श ने विला की ओर देखते हुए पूछा। 123। यहाँ सभी को फैमिलीज द्वारा एलोकेटेड किया जाता है। हमने अदर फेमस फैमिलीज के कुछ एक्सपर्ट्स को भी काम पर रखा है, जिनके हम करीब हैं। अगर कुछ होता है तो प्लीज़ इसे लेकर हंगामा न करें। हम मीडिया से बच रहे हैं। एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर मास्टर आर्यन आपको बहुत ही इनाम देंगे, जियान ने उसे सख्ती से समझाते हुए कहा। इनाम के बारे में चिंता मत करो। एयरपोर्ट पर बिजी हाईवे पर एक कैब तेज स्पीड से चल रही थी। रास्ते में उसे कई गालियां भी पड़ रही थी। जैसे ही कैब कहीं दूर आ गई, पीछे की सीट से पैसेंजर ने उतरने के लिए कहा, जिससे कैब ड्राइवर कंफ्यूज हो गया। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है ना? मैं तुम्हें अभी अस्पताल भेज देता हूँ, ड्राइवर ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा। सरप्राइज की बात यह थी कि पैसेंजर ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया और सड़क के किनारे झाड़ियों में कूद गया। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, पैसेंजर अचानक ही आग की चपेट में आ गया। आग उसके पैरों से कमर तक फैल गई, फिर उसके सिर पर चढ़ गई। ये सब देख ड्राइवर बेहोशी हो गया। उसने कभी किसी को बुखार से जलते हुए नहीं सुना था। पैसेंजर पर लगी आग एक भयानक डिमन की तरह थी, जो धीरे धीरे पैसेंजर से अलग हो गई, जबकि फ्लेम्स अभी भी जल रही थी। फायर ने धीरे धीरे ग्लैमरस ह्यूमनाइड फिगर का रूप ले लिया और जो व्यक्ति पोजेस्ड था वो पूरी तरह से होश खोते हुए कमजोरी में जमीन पर गिर गया। फ्यूरियस फिगर धीरे धीरे आकाश में तैरने लगा। उसने कोई मैजिक नहीं किया, फिर भी जैसे जैसे उसका ऑरा चारों ओर फैलता गया, वैसे वैसे ऐसा महसूस हुआ कि हाईवे एक एनर्जी पल्स से टकरा गया हो। इसने सभी व्हीकल्स को रोक दिया और उनकी बैकलाइट्स तेजी से ब्लिंक होने लगी। कुछ सेकंड बाद व्हीकल्स के इंजन में आग लग गई। फ्लेम्स तुरंत ही बाकी कारों में फैल गई।
गनीमत रही कि व्हीकल्स तेज स्पीड से नहीं चल रही थी और ड्राइवर समय रहते बच निकलने में कामयाब रहे थे, नहीं तो हादसे में कई मासूमों की जान चली गई होती। रात के आसमान के नीचे पूरा हाईवे ठप पड़ गया था। कुछ किलोमीटर के भीतर हजारों व्हीकल्स को फ्लेम्स का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हाईवे पर एक शॉकिंग फायर ड्रैगन ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया।